जय हिंद दोस्तों। जीके की सीरीज में आज ये हमारा चौथा लेक्चर है और आज हम पढ़ेंगे संगम युग के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। संगम युग यानी ऐतिहासिक युग में जो है दक्षिण भारत का अगर हमें क्रमबद्ध इतिहास, दक्षिण भारत का इतिहास हमें जिस साहित्य से पता चलता है वो है संगम युग। संगम शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? परिषद या गोष्ठी, यानी कोई मीटिंग होना या कोई सभा होना, उस तरह से संगम शब्द का जो है ये अर्थ होता है। पहले क्या होता था कि जो तमिल कवि या विद्वान एक जगह जो है इकट्ठे होते थे और फिर वो अपनी रचनाएं जो है संगम के सामने जो है प्रस्तुत करते थे, यानी उस मीटिंग के सामने जो है अपनी रचनाएं जो है वो प्रस्तुत करते थे। और उनकी अगर स्वीकृति मिल जाती थी कि हाँ, आपकी रचना जो है अच्छी है, तो इसके बाद में जो है उसका प्रकाशन होता था। यानी कि अगर संगम जब तक उस रचना को, जो भी लेखक होते थे अपनी जो भी उनकी रचनाएं होती थी, उसको जब तक वो अपनी स्वीकृति नहीं देते थे तो उसका जो है प्रकाशन संभव नहीं था। तो इसलिए संगम का शाब्दिक अर्थ भी यह है कि परिषद या गोष्ठी। संगम युग में दक्षिण भारत में पांड्य राजा जो थे उनके संरक्षण में जो है 3 संगम आयोजित किए गए। जिस संगम की यहाँ बात हो रही है तो इस तरह के जो है 3 संगम जो है आयोजित किए गए थे। संगम का कार्य मैंने बता ही दिया है कि कोई भी जो लेखक या कवि, उनका जो रचनाएं होती थी वो संगम के सामने प्रस्तुत की जाती थी। अगर संगम की स्वीकृति होती थी तो वो रचनाएं जो है प्रकाशित की जाती थी। तो इस तरह की जो है 3 संगम जो है आयोजित की गई थी। किनके समय? पांड्य राजाओं के समय दक्षिण भारत में। क्योंकि संगम युग में जो है मेनली हम तीन राजवंशों के बारे में पढ़ेंगे, चोल, चेर और पांड्य राजाओं के बारे में। तो पांड्य राजाओं के टाइम में जो है 3 संगम आयोजित किए गए थे। तो जो प्रथम संगम जो था वो मदुरई में आयोजित किया गया था और उसके अध्यक्ष कौन थे? अगस्त्य ऋषि। अगस्त्य ऋषि जो है इन्हें तमिल साहित्य का जनक भी कहा जाता है। किसको? अगस्त्य ऋषि को। दूसरा जो संगम हुआ था वो हुआ था कपाटपुरम। उसका अन्य नाम क्या था? अलेवाई में। और उसके अध्यक्ष कौन थे? उसके अध्यक्ष थे तोल कापियर। कौन थे? तोल कापियर। यहाँ रह कर लीजिएगा, तोल कापियर। इनकी जो रचना थी वो क्या थी? तोल कापियर की जो रचना थी वो थी तोल कापियम। तोल कापियर की जो रचना थी वो थी तोल कापियम। और तृतीय जो संगम हुआ था वो भी मदुरई में हुआ था और उसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? नक्कीरर थे। तो आपको तीनों संगमों के बारे में पता होना चाहिए, उनके अध्यक्ष जो थे वो कौन थे। इनमें से प्रथम और तृतीय संगम तो कहाँ हुआ था? मदुरई में। आपको अलग से ये याद रखना है कि द्वितीय संगम कहाँ हुआ था? कपाटपुरम में। पहले संगम के जो अध्यक्ष थे वो थे अगस्त्य ऋषि। दूसरे के जो है तोलकापियर थे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनकी जो महत्वपूर्ण रचना है तोलकापियम, ये भी जो है तमिल व्याकरण का जो है प्रमुख ग्रंथ है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और तीसरा जो संगम हुआ था वो नक्कीरर के समय हुआ था। और किनके संरक्षण में हुआ था? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये पांड्य राजाओं के संरक्षण में जो है दक्षिण भारत में हुआ था। अच्छा, कुराल। इसके बारे बाद में बात करते हैं दोस्तों। कुराल, इसके रचनाकार कौन थे? इसके रचनाकार थे तिरुवल्लुवर। इसके रचनाकार कौन थे? तिरुवल्लुवर। जो एक कुराल था इसका अन्य नाम क्या था? मुप्पाल भी था। ये याद कर लीजिएगा। कुराल का जो अन्य नाम जो था वो मुप्पाल भी था। और इसे जो है तिरुक कुरल भी कहते थे। क्या कहते थे? तिरुक कुरल। कुराल को क्या कहते थे? तिरुक्कुरल भी कहते थे। इसके जो रचनाकार थे वो थे तिरुवल्लुवर। ये एक तमिल साहित्य का जो है आधारभूत ग्रंथ था। संगम, जैसे कि पहले आपको बता ही दिया है कि जो संगम जो है वो कवियों व विद्वानों की परिषद के लिए, यानी कि जो कवि और विद्वान थे उनकी जो परिषद या गोष्ठी होती थी उसे जो है मतलब संगम का नाम दिया गया है। ठीक है। अच्छा, इस नाम का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? तो दोस्तों इसका नाम का सबसे पहले प्रयोग जो है 7वीं सदी के प्रारंभ में शैव संत थे, जो कि शैव संतों में अलवार और नयनार थे। तो जो शैव संत थे वो नयनार पंथ के थे। तिरुनाबुक
इनका अन्य नाम अप्पार भी था, उन्होंने किया था। तो ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ बनता है कि संगम युग में जो है संगम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया? तो आपका आंसर होगा तिरुनाबुक अप्पार के द्वारा किया गया। कब? 7वीं सदी के अंदर। अच्छा, हमने पहले बताया था कि तोलकाप्पियम के रचनाकार कौन है? तो तोलकाप्पियम के रचनाकार जो हैं वो तोलकाप्पियर थे, और ये जो है तमिल साहित्य का इसे जो है व्याकरण ग्रंथ कहा जाता है। संगमकालीन जो साहित्य है उसमें राजा के लिए जो प्रयुक्त शब्द है वो कौन कौन से हैं? तो ये 3 महत्वपूर्ण शब्द हैं, यानी कि संगम साहित्य में राजा को जो है कौन भी कहा जाता था, को भी कहा जाता था और मन्नन भी कहा जाता था। यानी कि राजा के लिए जो प्रयुक्त शब्द थे वो कौन कौन से थे? कौन, को और मन्नन। इसके बाद हम बात करते हैं शिल्पाधिकारम की। शिल्पाधिकारम का जो हिंदी अर्थ है वो होता है पायलों का गीत। इसके जो लेखक थे वो कौन थे? इलंगो अडिगल। आपको बस इतना याद करना है कि प्रश्न आ सकता है कि शिल्पाधिकारम के लेखक कौन थे, तो आपका आंसर होगा इलंगो अडिगल। इरामावतारम, इरामावतारम ये क्या था? राम कथा जो थी उसका तमिल संस्करण है। क्या? इराम अवतारम जो है राम कथा का तमिल संस्करण है। इसके रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार हैं दोस्तों कंबन। कंबन जो है इसके रचनाकार हैं। तो ये प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको कंठस्थ कर लीजिएगा कि इराम अवतारम जो राम कथा का जो तमिल संस्करण है उसके रचनाकार कौन है? तो उसके रचनाकार हैं कंबन। संगम साहित्य के अंदर जो है काव्य श्रेणियां जो है दो भागों में विभक्त थी। कौन कौन सी? अकम और पुरम। अकम में जो जो काव्य श्रेणी थी वो किसके बारे में रहती थी? प्रेम प्रसंगों के बारे में। और पुरम जो काव्य श्रेणी थी उसमें जो है युद्धों का जो है वर्णन या युद्ध कलाओं के बारे में बताया गया है। संगम साहित्य में जो है मुख्यतः 3 राज्य थे। कौन कौन से? चोल, चेर और पांडे। चोल कहाँ थे? उत्तर पूर्व में थे, ठीक है। और ये चेर कहाँ थे? दक्षिण पश्चिम में। और पांडे कहाँ थे? दक्षिण पूर्व में। दक्षिण पश्चिम यानी कि केरल में। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि चेरों का जो है वो किस राज्य में उनका था, तो आप लिख सकते हैं केरल में जो चेरों का राज्य था। अच्छा, सर्वाधिक शक्तिशाली जो था इन तीनों में से, चोर, चेर और जो पांडे थे, उनमें जो सर्वाधिक शक्तिशाली जो राजवंश था वो कौन सा था? वो था दोस्तों चोल राज्य था। और चोल राज्य की जो सीमाएं थी वो क्या थी? पेन्नार और दक्षिणी वेल्लारू जो नदियां थी उनके बीच में जो है चोल राज्य स्थित था। और चोल राज्य का सबसे शक्तिशाली राजा जो था वो था करिकाल। कौन था? करिकाल। करिकाल जो है सबसे प्रतापी राजा था, और इसी के द्वारा जो है पुहार पतन का निर्माण करवाया गया, और इसी के द्वारा जो है कावेरी नदी के ऊपर एक बांध का निर्माण करवाया गया और उससे जो है नहरें निकाली गई सिंचाई के लिए। संगम युग का जो दूसरा राज्य था चेर, जो कि वर्तमान केरल की तरफ है, इसका प्रमुख राजा कौन था? तो वो था सेनगुट्टवन 180 ईस्वी में। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि चेर जो राज्य था उसका प्रमुख राजा कौन था? सेनगुट्टवन था। या सेनगुट्टवन जो था वो किस राज्य से था? तो आपको 4 ऑप्शन दे सकते हैं वहाँ पे। चोल हो गए, चेर हो गए, पांडे हो गए या अन्य कोई ऑप्शन। तो आपको जो है वहाँ पे चेर करके आना है। ये प्रश्न बहुत बार जो है पूछा जा चुका है कि सेनगुट्टवन जो था वो कौन से राज्य से था? तो वो था चेर राज्य से था। और इसने जो है अधिराज की उपाधि जो है धारण की थी। और पत्तिनी नामक जो धार्मिक संप्रदाय था वो भी इसी ने स्थापित किया था। किसने? सेनगुट्टवन के द्वारा। ठीक है। तीसरा राज्य जो था वो किसका था? पांड्यों का। तो पांड्यों की राजधानी, ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, तो पांड्यों की राजधानी कौन सी थी? पांड्यों की राजधानी थी दोस्तों मदुरा। और इसका जो प्रमुख राजा था वो कौन था? नेंडुजेलियन था 210 ईस्वी में। कब था वो? नेंडुजेलियन जो था वो पांड्यों का राजा था। वो कब था? 210 ईस्वी में। और हमने भी पढ़ा है कि दक्षिण भारत में जो पांड्य थे उनके संरक्षण में जो है 3 संगम हुए थे। उन तीनों को जो है जो हमने ऊपर पढ़ा है उनको कंठस्थ कर लीजिएगा। आगे चलते हैं। संगम युग की प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में अब हम पढ़ते हैं। संगम युग में संगम युग में कौन से 3 राज्य आ गए जो तमिल प्रदेश के 3 राज्य थे? चोर सॉरी सॉरी चोल, चेर और पांडे। ठीक है। संगम युग में जो मंत्री थे उनको क्या कहा जाता था? अम्माई चान या अम्माई चार कहा जाता था। संगम युग में क्या कहा जाता था मंत्रियों को? अम्माई चान या अम्माई चार जो है
कहा जाता था। अच्छा, ये कुछ जो है संगम साहित्य या संगम युग में जो है कुछ वर्ड्स हैं, इनका जो मीनिंग है वो आपको याद करना पड़ेगा। जैसे नालवे किसको कहा जाता? नालवे जो है, जैसे राजधानी में जो राजसभा होती थी उसको जो है नालवे कहा जाता था। मनरम किसको कहा जाता था? तो संगम युग में जो राजा का न्यायालय होता था उसको मनरम कहा जाता था। और संगम काल में सेना कैसी होती थी? चतुर्रंगिणी। चतुर्रंगिणी यानी उसमें जो है चार तरह की सेनाएं होती है: अश्व सेना, गज सेना, रथ सेना और पैदल सैनिक। इसलिए वो सेना कौन सी कैसी थी? चतुर्रंगिणी सेना थी। और संगम काल में भूमिकर जो है कितना लिया जाता था? भूमिकर जो है उपज का छठवां हिस्सा लिया जाता था। जितनी उपज होती थी उसका छठा हिस्सा भूमिकर लिया जाता था। तो ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि संगम युग में जो है भूमिकर कितना लिया जाता था? तो उपज का छठा भाग लिया जाता, वो नकद और अनाज के रूप में भी जो है लिया जाता था। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि संगम काल में समय जानने के लिए किसका प्रयोग किया जाता था? तो संगम काल में जो है समय जानने के लिए जल घड़ी का प्रयोग किया जाता था। अच्छा, संगम काल में जो है वो ब्राह्मणों का उदय सर्वप्रथम, यानी कि तमिल प्रदेश जो है, क्योंकि इसमें तमिल संगम युग में जो है तमिल प्रदेशों की बात हो रही है, तो जो तमिल प्रदेशों में ब्राह्मणों का उदय सर्वप्रथम जो है संगम काल में हुआ। और ये सबसे मतलब प्रतिष्ठित वर्ग था। किसका? ब्राह्मणों का जो है सबसे मान्य वर्ग था। और इनकी हत्या को अपराध भी माना जाता था। और उस टाइम में जो ये ब्राह्मण जो थे वो मांस भक्षण भी जो है करते थे और सुरा भी पीते थे, मतलब कि शराब का सेवन भी जो है वो करते थे। उसके बाद में जो दूसरा वर्ग आता है संगम काल में, सबसे प्रतिष्ठित तो कौन था संगम काल में? ब्राह्मणों का था। ब्राह्मण जो थे वो काफी प्रतिष्ठित थे। और दूसरा जो वर्ग आता है वो आता है वेल्लार। वेल्लार क्या करते थे? कृषि कार्य करते थे। ठीक है। इसके बाद में व्यापारी वर्ग जो आता था उनको क्या कहा जाता था? वैनिगर। ये थोड़ा गलत लिख गया, वैनिगर। क्या कहा जाता था? वेनिगर। जो व्यापारी वर्ग था वो क्या था? वो वेनिगर उनको कहते थे। अच्छा, कुछ अन्य नाम जो है, पुलेयन। पुलेयन कौन होते थे? दस्तकार होते थे। पुलेयन जो है दस्तकार होते थे। तथा ये पशुओं की जो स्किन होती थी उसकी सहायता से चारपाई, चटाई आदि सब जो है बनाने का जो है कार्य करते थे। और एनियर जो है वो शिकारी वर्ग था। और मलवर जो था वो क्या था? लूटपाट करने वाले लोग थे। यानी पुलेन किसको बोलते थे? जो दस्तकारी का कार्य करते थे। एनियर जो शिकारी कार्य करते थे। मलवर जो है लूटपाट करने वाले होते थे। जो तोलकापियम करती थी, ये करती किसकी है तोलकापियम? यह है तोलकापियर जो हैं लेखक तोलकापियर, उनकी ये रचना है कौन सी? तोलकापियम। उसमें जो है विवाह को एक संस्कार बताया गया है। और तोलकापियम में ही जो है विवाह के जो है 8 प्रकार बताए गए हैं। कौन कौन से 8 प्रकार बताए गए हैं? ब्रह्म, देव, आर्ष, राक्षस, पैशाच, असुर, गांधर्व और प्रजापत्य। तो दोस्तों यहाँ से भी एक प्रश्न बनता है कि आपको जो है ऑप्शन में 4 प्रकार के विवाह दे दिए जाएंगे, उनमें से एक अलग होगा। जैसे कि ब्रह्म दे दिया, देव दे दिया, आर्ष दे दिया, गांधर्व दे दिया, एक अन्य ऑप्शन दे देंगे। और आपको पूछेंगे कि कौन सा जो है एक विवाह का प्रकार नहीं है। इस प्रकार यहाँ से भी एक प्रश्न जो है आ सकता है। अच्छा, एक प्रश्न ये पूछा जा सकता है आपको कि संगम युग में जो मुख्य खाद्यान्न था तो वो क्या था? वो था चावल। और इस चावल में जो है दूध मिलाकर क्या बनाया जाता था दोस्तों? सांभर बनाया जाता था संगम युग में। और संगम काल में जो है कौवा जो है उसको एक शुभ पक्षी माना जाता था। अगर संगम काल में कौवा को क्या माना जाता था? एक पक्षी जो है उसको जो है शुभ माना जाता था। अगर कौवा आवाज़ निकाल रहा है तो ये माना जाता था कि कोई न कोई मेहमान जो है आने वाला है। और कौवा जो है नाविकों को जो है सही दिशा भी जो है बताने का कार्य करते थे। इसलिए इनको जो है जहाज़ों पे ले जाने का कार्य, मतलब इनको जहाज़ों पे लेके जाया जाता था, क्योंकि ये जो है मतलब दिशा ज्ञान में काफ़ी इनका इम्पोर्टेंट रोल था। तो संगम युग में कौवे को क्या माना जाता? काफ़ी शुभ पक्षी माना जाता था। ठीक है। संगम काल में जो समाधियां थी उनके स्थान पर क्या था कि पत्थर गाड़ने की प्रथा थी। पत्थर गाड़ने की प्रथा थी, क्योंकि अगर युद्ध में कोई सैनिक अगर वीर गति को प्राप्त हो जाता था तो वहां पे पत्थर गाड़ दिया जाता था। जो ये पत्थर गाड़ते थे तो क्या कहा जाता? उसको वीरगल या वीर प्रशस्त्र। वीर प्रस्तर यानी वीर प्रस्तर या वीरगल जो उसको कहा जाता था। अच्छा, किसानों को तो क्या कहा जाता था? वेल्लार। और जो उनके प्रमुख थे उन्हें क्या कहा जाता था? वैलीर। ये
जो ये जो वर्ड्स हैं ये संगम काल के ये महत्वपूर्ण हैं। जैसे कि व्यापारी वर्ग को क्या कहा जाता था संगम युग में, तो वेनिगर कहा जाता था। किसानों को क्या कहा जाता था, वेल्लार कहा जाता था। उनके जो प्रमुख होते थे किसानों को, उनको वैलीर कहा जाता था। ये सब जो है आपको याद करने होंगे। इसके बाद में दोस्तों कडेशिवर एक वर्ड है संगम युग में। कडेशिवर ये उस संगम काल में जो निम्न वर्ग की महिलाएं थी उनके लिए ये वर्ड जो है, ये शब्द जो है यूज किया जाता था। इसका मतलब होता था कि जो निम्न वर्ग की महिलाएं जो है उनके लिए कड़ेश्वर शब्द का जो है प्रयोग किया जाता था। और वही महिलाएं मुख्यतः क्या करती थी, खेती का कार्य करती थी। संगम काल में चोलों की समृद्धि का मुख्य कारण क्या था, ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि संगम काल में चोलों की समृद्धि का मुख्य कारण क्या था। तो आपका आंसर होना चाहिए वस्त्र उद्योग। उनका जो वस्त्र उद्योग था वो काफी अच्छा था उस समय। चोल साम्राज्य का प्रमुख बंदरगाह, ये प्रश्न भी बहुत बार पूछा गया है कि चोल साम्राज्य का जो प्रमुख बंदरगाह था वो कौन सा था। तो दोस्तों वो था अरिकमेडु। कौन सा बंदरगाह था, वो था अरिकमेडु। ये चोल वंश का जो है एक प्रमुख बंदरगाह था। और इस बंदरगाह से क्या था, रोम के साथ जो है व्यापार होता था। ये कैसे पता चला, क्योंकि 1945 में जो है यहाँ पर जो है एक बस्ती की खुदाई हुई थी, रोमन बस्ती की। उससे यहाँ पता चला कि जो है रोम के साथ जो है यहाँ का व्यापार था। ये प्रश्न पूछा जा चुका है पहले भी। और यहाँ पर जो है मनकों का निर्माण करने का कारखाना भी था। और जो पेरिप्लस ऑफ इरिथ्रियंस ये एक बुक है, उसमें जो है अरिकमेडु को क्या कहा गया है, अरिकमेडु जो है उसको कहा गया है पेडोक। ये भी पूछा जा सकता है, पेडोक। जो पेरिप्लस ऑफ इरिथ्रियंस एक बुक थी, उसमें जो है अरिकमेडु को जो है पेडोक जो है कहा गया था। चोल साम्राज्य का प्रमुख बंदरगाह है ये, और यहाँ पे रोम के साथ व्यापार होने के साक्ष्य मिले हैं। अच्छा, संगम काल में मिस्र के नाविक हिप्पोलस ने मानसूनी हवाओं के सहारे बड़े जहाज समुद्र पार कर सकने की विधि खोजी थी। अच्छा, जो बड़े जहाज जो थे वो मानसूनी हवाओं का सहारा लेकर समुद्र पार जो मतलब करते थे, वो विधि किसने खोजी थी, संगम काल में ही खोजी थी। किसने, एक मिस्र का नाविक था हिप्पोलस। मिस्र के नाविक हिप्पोलस के द्वारा जो है ये विधि खोजी गई थी। और बाद में जो है इसका काफी फायदा भी हुआ। अच्छा, तमिल देश के जो प्रमुख देवता थे वो कौन थे, तो दोस्तों वो थे मरुगन। तमिल देश का जो प्रमुख देवता था वो कौन था, वो था मरुगन। तो दोस्तों आज ये हमारी जो क्लास है वो है संगम युग के बारे में। तो लगभग जितने भी इम्पोर्टेंट बातें थी वो हमने यहाँ पे डिस्कस कर ली है। और इसको ल्यूसेंट जो है, मतलब किसी भी एग्ज़ाम के अगर आप तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो रेलवे डी ग्रुप हो या एसएससी हो या स्टेट में जो है चाहे पीसीएस हो या फिर सब इंस्पेक्टर हो आदि, तो इंडिया जीके के लिए जो है बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है। और इसको याद करने के लिए आप जो है इसको बार बार रिवाइज कीजिए। सबसे पहले तो जैसे आज हमने जो क्लास संगम युग पढ़ा है, तो सबसे पहले आप ये लेक्चर देखिए, एक या दो बार लेक्चर देखिए। इसके बाद जो है आप बुक उठा के पढ़िए, आपको तुरंत याद हो जाएगा। तो इसका याद करने का आसान तरीका यही है कि लगातार आप इसको बार बार रिवाइज करते रहिए, आपको जो है ये अच्छे से याद हो जाएगी। और इसके साथ साथ जो है अपने करंट अफेयर भी करते रहिए। तो दोस्तों आज हमारी क्लास कैसी लगी, धन्यवाद। नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी दोस्तों वो होगी गुप्त साम्राज्य के बारे में। तो कल हम पढ़ेंगे गुप्त साम्राज्य के बारे में। धन्यवाद, जय हिंद।